Hello students, in the last video we have discussed about the adsorption, mechanism of adsorption, है ना, and the some few terms we discussed and also the difference between the adsorption and the absorption. Now we are moving forward and we are going to see our next topic, study our next topic, that is positive and the negative adsorption, and after this physiosorption and the chemisorption. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है. देखो, when the concentration of the adsorbate is more on the surface of the adsorbent, जब एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेट जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इन द बल्क. बल्क के कंपैरिजन में कहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, सरफेस पे ज़्यादा होनी चाहिए. बल्क के कंपैरिजन में कहाँ पे, सरफेस पे अगर ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. और नेगेटिव क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट इज लेस ऑन द सरफेस, सरफेस पे क्या हो, कम हो, लेकिन बल्क में क्या हो, ज़्यादा हो. ठीक है, सरफेस पे कम हो, बल्क में ज़्यादा हो. ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हो. ठीक है, अब इसे आप जनरली कैसे समझ सकते हैं, दूसरी वे में आप कैसे समझ सकते हैं इसे आप. ठीक है, देखिए कि आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है आपके पास. व्हाट यू हैव, अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन आपको पता है इट इज़ मेड अप ऑफ द टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट से बना होता है. एक सोल्यूट से बना होता है और एक किससे बना होता है, सॉल्वेंट से बना होता है. वी आर हैविंग ए थर्ड सरफेस, दैट इज एड्सॉर्बेंट सरफेस. थर्ड थिंग हमारे पास क्या है, एड्सॉर्बेंट. ये भी हमारा क्या है, एड्सॉर्बेंट. उसका क्या है, सरफेस. ठीक है, नाउ व्हेन द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, when the solute concentration is more on the surface of the adsorbent, it is called positive adsorption. Whereas when the solvent concentration is more on the surface of the adsorption is called negative adsorption. ये मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज जो हमारा एग्जाम्पल है वो इसी से रिलेट करता हुआ है. ठीक है, वी आर हैविंग अ बीकर, बीकर में हमारा सोल्यूशन ना यू वेरी वेल नो कि सोल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना दो. इट इज़ हैविंग द टू कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट. ठीक है, नाउ वी आर हैविंग ए थर्ड थिंग दैट इज एड्सॉर्बेंट. नाउ इफ द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर ऑन द सर्फेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव. और जब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एड्सॉर्बेंट की सर्फेस पे, इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे. देखो अब एग्जाम्पल से कैसे रिलेट हो रहा है हमारे ये. When a concentrated solution of the KCl is shaken with the bone charcoal, now you know कि bone charcoal जो होता है वो क्या होता है, better excellent adsorbent होता है. ये बात मैंने आपको पहले बताई थी चारकोल के बारे में कि चारकोल क्या होता है, excellent adsorbent होता है. तो आपने क्या लिया, concentrated solution लिया KCl का. now what do you mean by concentrated solution, कि जहाँ पर क्या हो, सोल्यूट जो KCl है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, है ना. सो देखो क्या लिखा हुआ है, द आयंस ऑफ द KCl आर एड्जॉर्ब्ड मोर देन इन द बल्क. जो सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे देन द बल्क, है ना. हमने क्या लिया, KCl का सोल्यूशन लिया, वी आर हैविंग अ KCl सोल्यूशन. और एक बार हमने उसका क्या ले लिया, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले लिया. एक बार उसका हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया. कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, सोल्यूट मोर होना, और डाइल्यूट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा होना. यही मीनिंग होता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का, है ना. तो कंसनट्रेटेड जब हमने सोल्यूशन लिया KCl का, तो जो सोल्यूट है मतलब KCl के जो आयंस हैं, KCl के जो आयंस है, दीज आर मोर एड्जॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट. ये ज़्यादा एड्जॉर्ब हुए एड्सॉर्बेंट के सर्फेस के ऊपर. यहाँ पर एड्सॉर्बेंट हमने क्या लिया, चारकोल. एड्सॉर्बेंट हमने क्या लिया, चारकोल. ठीक है, बट लेकिन जब मैं डाइल्यूट सोल्यूशन ले लूँ ना, तो क्या होता है कि जो आयंस है KCl के वो कम एड्जॉर्ब्ड होते हैं. KCl के आयंस जो होते हैं वो लेस एड्जॉर्ब्ड होते हैं. कहाँ पे, ऑन द सरफेस, लेस एड्जॉर्ब्ड होते हैं ऑन द सरफेस. अगर KCl के आयन कम हो रहे मतलब सोल्यूट कम एड्जॉर्ब हो रहा है सरफेस के ऊपर, है ना, तो वो कहाँ एड्जॉर्ब होगा, बल्क में. तो यही तो बात हमने कही थी कि अगर सोल्यूट जो है वो एड्जॉर्ब्ड हो जाए सरफेस के ऊपर तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं. ठीक है, और अगर सोल्वेंट एड्जॉर्ब हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन बोलते हैं. यही बात मैंने ऊपर आपको बताई है. तो हमने यहाँ से देख भी लिया एग्जाम्पल से कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है कि KCl जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब KCl के जो आयंस है वो चारकोल पे ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन होगा. लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, KCl जो है वो हमारा कम होगा, लेकिन सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो वहाँ पर जो KCl है वो कम एड्जॉर्ब होगा सरफेस के ऊपर. अगर KCl कम एड्जॉर्ब हो रहा है तो मतलब नेगेटिव है. तो कहाँ ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, बल्क में ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, है ना. तो यही बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग यही है कि अगर आपका क्या हो, हमारा क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट सरफेस पे ज़्यादा हो देन इन द बल्क, इसे पॉजिटिव बोलेंगे. जब कंसंट्रेशन कम हो जाए सरफेस के ऊपर, बल्क में ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. तो एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर दिया मैंने आपको, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन एग्जाम्पल. आई होप क्लियर हो गया होगा आपका एग्जाम्पल, है ना. चले आगे देखिए. उसके बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम देखने वाले हैं. नाउ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, किसके बेसिस पे हम एड्सॉर्प्शन बताना चाह रहे हैं. ठीक है,
अभी हमने आपने बोलोगे हमने दो एड्जॉर्प्शन तो पढ़ ली, फिर और कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, तो ये जो टाइप है डिपेंडिंग अपॉन कि किसके बेसिस पे बता रहे हैं वो देखेंगे हम। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्सेज का नेचर कैसा है बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड द एड्जॉर्बेंट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेज बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड द एड्जॉर्बेंट द एड्जॉर्प्शन इज क्लासिफाइड। एड्जॉर्प्शन को आप क्लासीफाई किस में कर सकते हो, फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में। किस में क्लासीफाई कर सकते हो, फिजिकल और केमिकल में। तो फटाफट से देख लेते हैं व्हाट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, व्हाट इज केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए नाउ व्हाट इज फर्स्ट वन इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। देखो when the attractive forces between the adsorbate and the adsorbent are the weak vulnerable forces। देखो जब आपकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, हमने क्या करा, कैटेगराइज करा आपका एड्जॉर्प्शन के टाइप्स में, मतलब किस बेसिस पे करा, फोर्सेस के बेसिस पर करा। तो अब क्या बोल रहा है कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी ना, किन के बीच में, आपकी एड्जॉर्बेट के बीच में और एड्जॉर्बेंट के बीच में, व्हेन दीज आर द वीक वंडरेबल फोर्सेस, जब ये क्या होंगी, वीक वंडरेबल फोर्सेस होंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट कैन बी रिवर्स ईजिली, तो बाद की बात है, अभी हम इसको नहीं देखते। अभी हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल एंड व्हाट इज़ केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जब आपकी फोर्सेस क्या हो, वीक वंडरेबल फोर्सेस हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हो, है ना। अब देख लेते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। देखो पहले डेफिनेशन ही मैं बता रही हूँ, उसके बाद इसकी जो फर्दर डिफरेंसेस होंगे या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड द एड्जॉर्बेंट आर स्ट्रॉन्ग लाइक केमिकल बोन्स आर कॉल्ड द केमिकल एड्जॉर्प्शन। देखो जब क्या हो रहा है, हमारा आपके पास एक एड्जॉर्बेट होता है, जो चीज़ एड्जॉर्ब होती है उसे क्या बोलते हो, एड्जॉर्बेट बोलते हो, और जहाँ पे जाके एड्जॉर्ब होती है उसे क्या बोलते हो, एड्जॉर्बेंट बोलते हो, जिस सरफेस के ऊपर जाके एड्जॉर्ब होती है, यस और नो। तो जब इन दोनों के बीच में क्या, आपको पता है वंडरवल फोर्सेस वीकेस्ट फोर्सेस होती है नेचर में, तो जब इन दोनों के बीच में क्या हो, वीक वंडरवल्स फोर्सेस हो, कैसी फोर्सेज हो, वीक वंडरवल फोर्सेस, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। और यही अगर इन दोनों के बीच में क्या हो, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो, कैसी फोर्सेस हो, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वाई किसकी वजह से हैं, यू कैन से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बोन्स, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बोन्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में केमिकल बोन की फॉर्मेशन होती है, और आपको पता है केमिकल बोन जो है वो एक स्पेसिफिक होता है नेचर में, मतलब डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट है ना। तो यहाँ पे केमिकल बोन की फॉर्मेशन होती है एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के अंदर, यहाँ पे वीक वंडरवल फोर्सेस होती है, तो उसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। देखो नाम ही केमिकल एड्जॉर्प्शन है, मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बोन, है ना, देयर इज सम केमिकल काइंड ऑफ रिएक्टिविटी बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड द एड्जॉर्बेंट एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बोन्स, सो इट इज नोन एज अ केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसे आप क्या बोलोगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलोगे। इतनी बात क्लियर हुई है ना। अब उसके बाद इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, लेट अस सी दीज डिफरेंसेस वन बाय वन। नाउ देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी हम आएंगे, तो उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। नाउ देखिए डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस। नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस इज द डेफिनेशन वी जस्ट सी नाउ, द फोर्सेज ऑपरेटिंग इन दीज केसेज आर द वीक वंडरवल फोर्सेज। यहाँ पे जो फोर्सेज होती है वो क्या होते हैं, वीक वंडरवल फोर्सेज होते हैं, मतलब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट एक वीकर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से आपस में बाउंडेड है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्सेज जो है वो क्या है, आर सिमिलर टू दैट ऑफ द केमिकल बॉन्ड, जैसे केमिकल बॉन्ड में फोर्सेज होती हैं, यहाँ पर वैसे ही फोर्सेज है ना। तो इट इज़ नॉन एज अ केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। नाउ उसके बाद देखिए द हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ वेरी लो। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन का मतलब आपका क्या है कि जब आपका 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेट ऑन एड्जॉर्बेंट जाके एड्जॉर्ब होता है तो जितनी एनर्जी निकलती है, जब आपका 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेट आके एड्जॉर्ब होता है एड्जॉर्बेंट के ऊपर, जो जितनी हीट निकलती है उसे आप क्या बोलते हो, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलते हो, है ना। तो यहाँ पर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन लो है। देखो जब ये यहाँ पर जो अगर आप देखोगे तो बोन जो एक तरह से बोन तो नहीं बन रहा, मतलब एक तरह से क्या वीक वंडरवल फोर्सेज है आपकी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, क्या वीक वंडरवल फोर्सेज प्रेजेंट है। तो वीक वंडरवल फोर्सेज प्रेजेंट हो मतलब इतना ज़्यादा हीट तो निकलेगी नहीं, है ना, इतना ज़्यादा हीट तो निकलेगी नहीं। तो यहाँ पे हीट जो है वो कम होती है बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेज, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे देखो क्या बॉन्ड बन रहा है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए जो यहाँ पे हीट निकलेगी वो भी क्या निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी, है ना, बिकॉज ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे जो हीट निकलेगी वो ज़्यादा निकलेगी कंपैरेटिवली टू द फिजिकल एड्जॉर्प्शन। कितनी निकलेगी, 40 to 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है।
एनर्जी आपकी क्या हुई, रिलीज़ हो रही है यहाँ पर, मतलब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो आपको मैंने बताया था वो एनर्जी एक तरह से कौन सी होती है कि आपकी जो गैसेज मॉलिक्यूल है वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी का लॉस करती है ना। बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कि आपकी कोई ये गैसेज हैं, ये आपकी कोई गैसेज हैं, ये पहले क्या फ्रीली मूव कर पा रही है, पार्टिकल दूर दूर है, और जब जैसे ही जाकर ये किसी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब्ड अगर होंगी तो पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि रैंडमनेस है यहाँ पे, एंट्रोपी भी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, दूर दूर मतलब पार्टिकल अच्छे से मूव कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही जाके स्टिक होने लगेंगे यहाँ पे सरफेस के ऊपर, तो अब उसके बाद क्या होगा, स्टिक होने के बाद इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है अब वो क्या होगी, कम हो गई। तो जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है मतलब कुछ लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, लॉस हुआ तो किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की फॉर्म में बाहर निकलेगा, किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो जितना ज़्यादा ही अच्छे से सरफेस के साथ स्टिक होंगी उतनी ज़्यादा हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगी। लेकिन फिजिकल में तो क्या होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो एक वीक वन डबल फोर्सेज होती हैं, वीक वन डबल फोर्सेज, तो मतलब इतना अच्छे से वो नहीं इंट्रैक्ट करेंगी सरफेस के साथ, तो इसलिए जो हीट निकलेगी वो क्या निकलेगी, लो निकलेगी। और यहाँ पे क्या मोर अच्छे से बाइंडिंग होगी, केमिकल आपका एड्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा इसके अंदर, मतलब जो बाइंडिंग है वो ज़्यादा होगी सरफेस के साथ, अच्छे से होगी, तो इसलिए यहाँ पे जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन रहेगा वो कंपैरेटिवली क्या रहेगा, हाई रहेगा। और कितना रहेगा आपका, ये 40 to 400 रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, 20 to 40 किलो जूल पर मोल रहेगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है, चले। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड इट अकर्स रैपिडली। प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। अगर वीक वन डबल फोर्सेस हैं तो जो एड्जॉर्बेंट में जाके एड्जॉर्ब हुआ है वो वापस भी निकल सकता है वो गैस, है ना। अगर देखो केमिकल बॉन्ड नहीं बना तो इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पर कि जो एड्जॉर्ब हुआ है सरफेस के ऊपर जाकर वो उससे अलग भी हो सकता है, क्योंकि फोर्सेस क्या है यहाँ पे वीक है। लेकिन यहाँ पर ये इरिवर्सिबल हो, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब उसके बाद जो इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, आपका जो चीज़ एड्जॉर्ब हुई है, जो आपका एड्जॉर्बेट जो एड्जॉर्ब हुआ है जाके सरफेस के ऊपर, वो इतना आसानी से बाहर नहीं निकलने वाला है, ठीक है। सो इट इज़ इरिवर्सिबल एंड इट अकर्स स्लोली और इट अकर्स रैपिडली, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इट यूजुअली अकर्स एट द लो टेम्परेचर। ये कहाँ पे होती है, लो टेम्परेचर के ऊपर होती है। इसको इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बिकॉज ऑफ देखो हर एक पॉइंट में ना क्या बात आएगी, वीक वन डबल फोर्सेज की बात आएगी और यहाँ पे केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात आएगी। वीक वन डबल फोर्सेज है तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम है, रिवर्सिबिलिटी है बिकॉज एड्जॉर्बेट ईजिली क्या हो जाएगा, वापस भी निकल सकता है। ये आपका कोई सर्फेस है उसके ऊपर एड्जॉर्बेट आया तो ये वापस भी चला जाएगा बिकॉज वीक है ना। जैसे स्ट्रॉन्ग आ गए तो वो वापस भी नहीं जा पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर वीक वन डबल फोर्सेज है तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर बॉन्ड बनाना हो, स्ट्रॉन्ग एक तरह से बन रहा हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हो तो भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो। बट यहाँ पर क्या वीक वन डबल फोर्सेज है तो इट यूजुअली अकर्स एट द लो टेम्परेचर एंड इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का जो आगे क्या रहेगा कि डिक्रीज होगा विद द टेम्परेचर, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। बिकॉज वीक वन डबल फोर्सेज है तो टेम्परेचर बढ़ाने से मे बी ऐसा भी हो सकता है कि एड्जॉर्बेंट की सर्फेस से अलग करने लग जाए, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से मे बी ऐसा भी हो सकता है कि एड्जॉर्बेंट की सर्फेस से वो अलग करने लग जाए, ठीक है। तो इट usually occurs at the lower temperature and decreases with the increase of temperature. Now it usually occurs at the higher temperature. ये आपका कहाँ पे होता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, ठीक है। और जनरली वो कौन सा टेम्परेचर होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एड्जॉर्बेंट, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट से कम पे होता है। ये क्या होता है, जो भी गैस आपकी एड्जॉर्ब होनी होती है ना उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो पे होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो पे होता है। और ये जो भी आपकी गैस एड्जॉर्ब होनी होती है उसके बॉइलिंग पॉइंट के नियर अबाउट होता है, मतलब 4-5 डिग्री सेल्सियस का ब्लैक बिहाइंड लगा लो या थोड़ा सा आगे लगा लो, ठीक है। तो जनरली अकर्स नियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एड्जॉर्बेंट गैस एंड इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बढ़ाने से क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड द एड्जॉर्बेंट, ठीक है। उसके बाद देखो, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि बॉन्ड नहीं बनना। अगर बॉन्ड बनना है तो ही डिपेंड करेगा ना कि हाँ भाई ये एड्जॉर्बेंट है, इस एड्जॉर्बेंट के साथ ही बॉन्ड बना सकता है ना। एड्जॉर्बेंट है ना। तो मतलब अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करो तो यहाँ पे तो बॉन्ड बनना है, तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का एड्जॉर्बेट ही एड्जॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बना पाएगा ना। हर एक काइंड का एड्जॉर्बेट जो है वो एड्जॉर्बेंट के साथ बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा, या हर काइंड का एड्जॉर्बेट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेट होना चाहिए फॉर
the adsorb particular adsorbent, तो कि because of chemical bond formation here. Now there is no chemical bond formation in the physical adsorption, कोई chemical bond formation नहीं होती, तो मतलब किसी भी टाइप का adsorbent है, किसी भी टाइप यू कैन से गैस जाके adsorb हो सकती है on the surface of the adsorbent, किसी भी टाइप की जो गैस है वो जाके adsorb हो सकती है कहाँ पे, adsorbent की surface के ऊपर, ठीक है. सो क्या हमारा डिफरेंस बना, इट इज़ specific in nature, that is all gases are adsorbed on the all solids to some extent, not specific, sorry. Now it is specific. अभी आपको बता दिया कि पर्टिकुलर टाइप का जो एड्जॉर्बेट है वही जाके एड्जॉर्ब हो पाएगा, मतलब कैसे कहना चाह रहा है, ओनली व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेशन बिटवीन द एड्जॉर्बेंट एंड द एड्जॉर्बेंट. मैंने यही बात बोली ना कि एक पर्टिकुलर टाइप का एड्जॉर्बेंट के साथ जाके हो पाएगा, एड्जॉर्ब हो पाएगा. मतलब क्या है कि देयर इज ए कंपाउंड फॉर्मेशन. अगर एड्जॉर्बेंट के बीच में कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो कोई केमिकल बॉन्ड तो हुआ ही नहीं ना, है ना. केमिकल बॉन्ड तो जब भी होगा ना जब एक एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट जो है वो स्पेसिफिक होते हैं एक दूसरे के लिए बिकॉज ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेशन. यहाँ पे क्या बनता है, कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, ठीक है. ओनली व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड बिटवीन द एड्जॉर्बेंट एंड द एड्जॉर्बेंट तभी आपका क्या होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा. अगर कंपाउंड नहीं बन रहा तो कोई भी केमिकल एड्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे तो हमें कंपाउंड नहीं चाहिए होता, यहाँ पे कंपाउंड चाहिए होता, तो मतलब इसका मतलब ये क्या है, आपका स्पेसिफिक है, ये नॉन स्पेसिफिक है. आगे आ जाओ. इट फॉर्म्स द मल्टी मॉलिकुलर लेयर और इट फॉर्म्स द यूनिमॉलिकुलर लेयर. देखो यहाँ पे वीक वन डबल फोर्सेज हैं, एक लेयर जाके एड्जॉर्ब हुई, ये आपका एड्जॉर्बेंट है, ग्रीन कलर से जो मैंने दिखा रखा है दिस इज एड्जॉर्बेंट. तो एक लेयर आपकी जाके एड्जॉर्ब हो गई है सपोज करो, तो दूसरी लेयर को भी अट्रैक्ट कर सकता है, तीसरी लेयर को भी अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह से टेम्परेरी क्या हुआ है, वीक वन डबल फोर्सेज से बाउंड हुआ है, कोई केमिकल बॉन्ड से बाउंड नहीं हुआ. तो मतलब एक सर्फेस अगर है तो वो दूसरी सर्फेस को अट्रैक्ट कर लेगी, दूसरी सर्फेस तीसरी को लेयर को अट्रैक्ट कर लेगी पार्टिकल की. तो इसलिए यहाँ पर ये मल्टी मॉलिकुलर लेयर की फॉर्मेशन कर सकता है. लेकिन यहाँ पे यूनिमॉलिकुलर करेगा क्योंकि जो केमिकल बॉन्ड है वो तो एक ही लेयर के साथ ही बनाएगा ना, ऊपर वाली लेयर के साथ कैसे केमिकल बॉन्ड बनाएगा, है ना. जो ये सरफेस है वो एक ही लेयर के साथ, एक लेयर ऑफ एटम जो है हमारी उसके साथ ही केमिकल बॉन्ड बनाएगा, तो यूनिमॉलिकुलर लेयर बनाएगा. देखो एक बार केमिकल एड्जॉर्प्शन होने के बाद ऐसा नहीं है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी हो सकता है. इसके ऊपर क्या पता, इसकी ये जो एक लेयर केमिकल बॉन्ड से बाउंड हो गई है एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, ये एक जो लेयर है केमिकल बॉन्ड से बाउंड हो गई है एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, मे बी ये क्या हो, फिजिकली एड्जॉर्ब करवा सके बाकी अदर लेयर्स को, अपने ऊपर क्या करवा सके, फिजिकली एड्जॉर्ब करवा सके बाकी अदर लेयर्स को. लेकिन केमिकली एड्जॉर्ब तो एक ही लेयर होगी, इतनी बात याद रखनी है, केमिकली एड्जॉर्ब एक ही लेयर होगी, ठीक है. सो इट फॉर्म्स अ यूनिमॉलिकुलर लेयर, इट फॉर्म्स अ मल्टी मॉलिकुलर लेयर. नाउ इट इंक्रीजेज विद द राइज इन द प्रेशर ऑफ द एड्जॉर्बेंट. देखो जितना ज़्यादा आप गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होने वाली है, किसके ऊपर, एड्जॉर्बेंट के ऊपर, है ना. तो इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर, ये प्रेशर बढ़ाने से क्या होगी, इंक्रीज होगी. और प्रेशर जब डिक्रीज करोगे तो डिसऑप्शन हो जाएगा, मतलब जो गैस एड्जॉर्ब हुई है वो फिर से रिमूवल हो जाएगा उसका. हमने क्या पढ़ा था, एड्जॉर्प्शन और डिसऑप्शन पढ़ा था. एड्जॉर्प्शन मतलब एड्जॉर्ब होना, डिसऑप्शन मतलब क्या, जो गैस एड्जॉर्ब हुई है उसका रिमूवल हो जाना. तो प्रेशर बढ़ाओगे, देखो प्रेशर मैं क्या करी, पुश कर रही हूँ गैस को, ये मेरे पास कोई गैस मॉलिक्यूल है सपोज करो, मैं इसको क्या करी, पुश कर तो प्रेशर लगा रही हूँ इनके ऊपर. तो प्रेशर लगाने से क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो सेटल होते जाएंगे इस एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, है ना. तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, इंक्रीज हुआ मेरा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इतनी बात देख ली. और जब प्रेशर कम कर दूंगी, मैं क्या करूँ, प्रेशर कम करूँ, मैंने अब टाइटली लूजली बाउंड कर दिया तो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आने को हो जाएंगे, है ना. तो इसका मतलब वो डिसऑप्शन भी होना साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो सकता है व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रेशर. इट ऑल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर, ये भी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है. जनरली देखो पहले क्या होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है. तो मतलब ये जनरली ये भी आप बोल सकते हो एक तरह से इंक्रीज ही होगा प्रेशर बढ़ाने से. बट यहाँ पे केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है तो डिक्रीज ऑफ द प्रेशर डज नॉट कॉज डिसऑप्शन. केमिकल बॉन्ड से बाउंड हो गए ना, नया कंपाउंड बन गया. यहाँ पे तो कोई नया कंपाउंड नहीं बनाता, इसलिए जो मॉलिक्यूल है वो वापस भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो वापस नहीं निकल सकते हैं, ठीक है. मॉलिक्यूल वापस नहीं निकल सकते हैं. तो देखो जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि कार्बन आपका ग्रेफाइट फॉर्म है, इसने क्या करा, O2 के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया. ग्रेफाइट का ही सरफेस है, ग्रेफाइट का ही सरफेस है, ठीक है. तो क्या हुआ,
ऑक्सीजन गैस जैसे इस ग्रेफाइट की सरफेस के ऊपर आई, ग्रेफाइट इज़ योर कार्बन, ग्रेफाइट इज़ योर कार्बन, ऑक्सीजन गैस जैसे इसकी सरफेस के ऊपर आई तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो अब ग्रेफाइट की सरफेस के ऊपर क्या इकट्ठा हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठा हो गया, बिकॉज केमिकल बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठा हो, जब इसका डीसॉर्प्शन होगा तो क्या ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी? नो, ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं निकलेगी उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि क्या बन गया यहाँ पे, केमिकल बॉन्ड बन गया है ना। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। जो भी, अगर ये आपका क्या था, एड्जॉर्बेंट था, ये आपका एड्जॉर्बेट था, तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे इन केस ऑफ द डीसॉर्प्शन। इन केस ऑफ द डीसॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट अलग अलग हो जाएंगे डीसॉर्प्शन के अंदर। लेकिन अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन की मैं बात करूँ तो उसमें केमिकल बॉन्ड बन जाता है, तो आपका क्या होगा, डीसॉर्प्शन के टाइम का जो एड्जॉर्बेट है वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो बन गई, केमिकल बॉन्ड तो बन गया, वो बाहर नहीं निकलने वाला डीसॉर्प्शन के टाइम, ठीक है। तो यही बात मैं बोल रही हूँ कि अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो डीसॉर्प्शन हो जाएगा, आपके एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि केमिकल बॉन्ड नहीं बना। लेकिन यहाँ पर अगर आप केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बना है, केमिकल बॉन्ड बना है, तो इसलिए जो ओरिजिनली एड्जॉर्बेट था वो नहीं रहेगा, उसने तो क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, तो इसलिए ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बाहर नहीं निकलने वाली है, ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये बात मैंने आपको समझा दी, क्लियर। उसके बाद देखो, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, इसको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, बट इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल बॉन्ड बना तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ये कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कि क्या होता है। देखो जैसे हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करना होता है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इतनी रिएक्टेंट के पास एनर्जी है, इतनी रिएक्टेंट के पास इटसेल्फ खुद की एनर्जी है, उसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, और ये क्या होगी, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने, यहाँ से यहाँ जाना है, तो इस बैरियर को क्रॉस करना होगा, इस बैरियर को क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा, है ना। इस जो बड़ा सा पहाड़ है उसको मुझे मतलब एक तरह से बैरियर है जो रुकावट कर रहा है मुझे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मूव करने में, तो उस बैरियर को मुझे क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है। तो उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी और चाहिए, यहाँ तक है ना बैरियर की हाइट यहाँ तक है, तो यहाँ से इतनी एनर्जी तो उसके पास थी, ग्राउंड लेवल से इतनी एनर्जी तो उसके पास थी, बट इतनी एनर्जी मुझे क्या चाहिए, और चाहिए, आई नीड दिस एनर्जी, मुझे इतनी एनर्जी और चाहिए। इतनी एनर्जी और चाहिए का क्या मतलब है बताओ, कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे चाहिए। उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। और ये कब चाहिए होगी, जब केमिकल बॉन्ड बनेगा, जब क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो इसलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती, बिकॉज वहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है, इसलिए तुम्हें ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के लिए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के लिए। इसे क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो, बैरियर को क्रॉस करने वाली जो एनर्जी होती है, ठीक है, बैरियर को क्रॉस करने वाली जो एनर्जी होती है। क्लियर इतने बात, चले आगे। नाउ देखिए, नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना, ये बात हमने पता ही है कि केमिकल बॉन्ड नहीं बना तो कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती है, बट हियर देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द सरफेस कंपाउंड, सरफेस मतलब एड्जॉर्बेंट और डिसॉर्बेंट में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन रहती है। नाउ इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, है ना, कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एड्जॉर्बेंट के ऊपर जाके एड्जॉर्ब हो सकता है ना। और ये भी इंक्रीज ही होगा, दोनों तरफ से इंक्रीज ही होने वाला है, चाहे क्योंकि देखो यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन, यहाँ पे केमिकल, मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया है कि यहाँ पे वीक वनडेबल फोर्सेस से बाउंड हो जाएंगे एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से बाउंड हो जाएंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से दोनों ही इंक्रीज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है कि आपके पास सॉलिड कंपाउंड है, यू आर हैविंग अ सॉलिड कंपाउंड, ये पूरा लार्ज पीस है तुम्हारे पास, ठीक है, इसको ब्रेक कर दो, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया तो तुम्हारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। पहले तुम्हारे पास इतना सरफेस एरिया जो उसका बाउंड्री का जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इतना सरफेस एरिया था, लेकिन जैसे तुमने इसको तोड़ दिया तो अब हर एक छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड होंगे, तो सरफेस एरिया उस टाइम क्या करेगा, कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फाइनली डिवाइडेड जो मेटल्स होती हैं, फाइनली डिवाइडेड मतलब उस टाइम उसको तुमने ब्रेक कर रखा है, फाइनली डिवाइडेड का मतलब तुमने उसको क्या कर रखा है, ब्रेक कर रखा है, तो इसलिए उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए सरफेस एरिया का कंसेप्ट रहता है यहाँ पे। नाउ उसके बाद है कि द अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब इज रिलेटेड टू द ईज ऑफ द लिक्विफिकेशन एंड देयर इज नो सच कोरिलेशन, इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आई होप इतना डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे, है ना, क्लियर है इतनी बात। इस लास्ट पॉइंट को मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें। अच्छा उसके बाद आ जाओ,
करेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो तुम्हें मैंने समझाए हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो वही है। हाँ जी, देखो द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल एब्जॉर्प्शन आर, फर्स्ट वन, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ये होती है नेचर में नॉन स्पेसिफिक होती है। ये बात तो भी मैंने बताई दी कि किसी भी टाइप ऑफ गैस को एब्जॉर्ब करवा सकती है बिकॉज देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। मैं हर एक पॉइंट के ऊपर यही बार बार फोकस कर रही हूँ कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड नहीं होता, वीक वन डबल फोर्सेज होती है, तो इसे कुछ भी जाके एब्जॉर्ब, एनी टाइप ऑफ गैस कैन बी एब्जॉर्ब्ड, है ना। और इन केमिकल एब्जॉर्प्शन देयर इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, से स्पेसिफिक टाइप ऑफ द गैस कैन एब्जॉर्ब ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एब्जॉर्बेंट। इतनी बात याद रखनी है तुमने, ठीक है। सो कीप इन माइंड दिस पॉइंट। सो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन अराइजेज मेनली ऑफ द वीक वन डबल फोर्सेज, वही बात है। सो एनी गैस कैन बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द एनी सॉलिड एब्जॉर्बेंट, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नेचर ऑफ द गैस एड्जॉर्ब्ड, ठीक है। जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है उसका क्या नेचर है, अब उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट पॉइंट था ना, जो मैंने आपको बोला कि मैं अभी आपको समझाती हूँ, वो लास्ट पॉइंट के ऊपर ही मैं हूँ अभी यहाँ पर। द नेचर ऑफ द गैस एड्जॉर्ब, देखो द क्राइटेरिया फॉर द एक्सटेंट ऑफ द एड्जॉर्प्शन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर आपका क्या होना है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में क्या हो रहा है, अगर एड्जॉर्प्शन होना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर आपका क्या है कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में आपका क्या है, एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब्ड होना है किसी एड्जॉर्बेंट के ऊपर, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, मतलब कितना मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज है बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड द एड्जॉर्बेंट, या यू कैन से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का मतलब भी यही है कि कितना एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट की सर्फेस पे जाकर एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज पे डिपेंड करता है। अब देखो जो ईजिली लिक्विफाइबल गैसेज होती हैं लाइक अमोनिया, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर एड्जॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट। ईजिली लिक्विफाइबल गैसेज जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से एड्जॉर्ब होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वो गैसेज जो ईजिली लिक्विफाइबल नहीं होती हैं। इसको बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा मे बी एक दो मिनट लेट समझ में आए बट आ जाएगा, ठीक है। तो जो ईजिली लिक्विफाइबल गैसेज होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से एड्जॉर्ब होती है एज़ कम्पेयर टू जो गैसेज जो हैं वो ईजिली लिक्विफाइबल नहीं होती हैं। देखो क्यों, बिकॉज ईजिली लिक्विफाइबल गैसेज जो होती है उनका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन किससे रिलेट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज से। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज से, मतलब जो जिसके अंदर जितनी ज़्यादा हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होंगी उसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो अलग से एक पेपर पे समझ लेते हैं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। बेसिकली एक्सटेंट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन होता है ना, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन योर मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब कितना एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब होगा एड्जॉर्बेंट के ऊपर, वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड द एड्जॉर्बेंट। मतलब जितनी फोर्सेज ज़्यादा होंगी उतना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अब हम ये ना देख लें कि अट्रैक्टिव फोर्सेज किस में ज़्यादा होती हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है ना वो किस में ज़्यादा होती हैं, जो आपकी ईजिली लिक्विफाइबल गैसेज होती हैं ना, जो ईजिली लिक्विफाई हो सकती हैं, उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। और जो आपकी गैसेस डिफ़िकल्टी से होती है, मतलब डू नॉट लिक्विफाई ईजिली, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। देखो ईजिली लिक्विफाइबल क्यों होंगी, वो सोचो एक बार ध्यान से, ईजिली लिक्विफाई वो क्यों होंगी, जब देखो ये गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, ये गैसेस के मॉलिक्यूल है, मुझे क्या करना है, गैस को लिक्विफाई करना है। मुझे गैस को लिक्विफाई करके किस स्टेट में जाना, लिक्विड स्टेट में जाना। लिक्विफाई का तो मतलब यही होता है ना कि कहाँ पे जाना हो, गैस से कहाँ जाना हो, लिक्विड में जाना हो। तो अगर इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये प्रेजेंट है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट है, अगर ये ज़्यादा होगी तभी तो एक दूसरे के पास आएंगे, क्योंकि जो गैसेज होती हैं उनमें जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल में। लिक्विड में उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, और सॉलिड में तो मतलब बिल्कुल पास पार्टिकल लाई करते हैं, है ना।
तो गैसेस से लिक्विड में आना है तो मतलब स्पेस जो होगा वो कम होगा, है ना, स्पेस जो होगा वो कम होगा। तो मतलब अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तभी तो एक दूसरे के गैस मॉलिक्यूल पास आएंगे, और पास आएंगे तो वो कौन सी स्टेट में जा पाएंगे, लिक्विड में जा पाएंगे, है ना। मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, उनका एक दूसरे के पास आने का कब मतलब है, जब उन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास कब आएंगे, जब उनमें क्या होगी, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तभी वो कौन सी स्टेट में जाएंगे, लिक्विड स्टेट में जाएंगे। अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो वो लिक्विड स्टेट में क्यों जाएंगे, है ना। तो मतलब जो ईजिली लिक्विफाइबल गैसेज है ना, मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तभी तो वो कहाँ जा पा रहे हैं, लिक्विड में जा पा रहे हैं। लेकिन जो गैसेज ईजिली लिक्विफाइबल नहीं हो रही हैं, मतलब ये पार्टिकल दूर दूर गैसेज के प्रेजेंट है, इनमें जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। अगर वो वीक है तो वो पास नहीं आना चाहेंगी, पास नहीं आना चाहेंगी तो जो लिक्विड स्टेट में जाएंगी वो डिफ़िकल्टी से जाएंगी। वो लिक्विड स्टेट में कैसे जाएंगी, विद डिफ़िकल्टी से जाएंगी लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर गैसेस में ज़्यादा है तो वो जल्दी पास आएंगे और लिक्विफाई हो जाएंगे, मतलब लिक्विड में चली जाएंगे। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कम है तो वो पास आसानी से नहीं आएंगे, मतलब वो लिक्विड स्टेट में इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, मतलब वो लिक्विफाई नहीं होगी। तो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस में हमें पता चल गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने देख लिया कोई गैस ली, वो लिक्विफाई जल्दी हो गई, तो समझ जाना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो पार्टिकल जल्दी पास आ गए और लिक्विड में चले गए। और अगर वो इजीली लिक्विफाइबल नहीं हो रही तो समझ जाना कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो वो पास नहीं आया तो लिक्विफाई नहीं हो रही, ठीक है। तो अब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किससे रिलेट करा था, मैग्नेट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस में ज़्यादा था फोर्स, और वीक में जो लिक्विफाई नहीं होती उनमें क्या था, वीक था। इसका मतलब क्या, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके लिए ज़्यादा होगा, ईजिली लिक्विफाइबल गैसेस के लिए। जो ईजिली लिक्विफाइबल गैसेस होंगी ना, दीज आर मोर एड्जॉर्ब्ड, और ये जो लिक्विफाई नहीं हो रही है, दीज आर लेस एड्जॉर्ब्ड, ये क्या होंगी, लेस एड्जॉर्ब्ड होंगी, क्योंकि इनमें मैंने तुम्हें कंपेयर करके बता दिया कि किससे हम क्या फैक्टर को लेके हमने बात करी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले फैक्टर को लेके हमने बात करी है, ठीक है। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तभी ये लिक्विफाई जल्दी से होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसके, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के तो ये कम एड्जॉर्ब होंगी। इतनी बात तो आई होप क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है। नहीं आया तो फिर भी पोस्ट करो, दोबारा से एक बार सुनो मेरी बात को, पॉइंट्स को जो मैंने मैंशन करे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात सुनो, क्या है यहाँ पे, तीसरी बात क्या है यहाँ पे, कि ये हमारा जो होता है एक थर्ड फैक्टर से और रिलेट किया जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जो होता है ना, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन किससे रिलेट किया जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से। मतलब हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर the gas will be easily liquefiable. जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी गैस इजीली लिक्विफाई होगी। तुमने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कम से कम टेम्परेचर जिसके अबव गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द, देखो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा क्या होता है आपका, the minimum temperature above which a gas cannot be liquefied, however the large pressure may be, कितना भी ज़्यादा प्रेशर लगा लो लेकिन उसके अबव गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती है, उसे क्या बोलते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हो। क्या बोलते हो उसे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा कब लग रहा होगा, सोचो एक बार, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा कब लग रहा होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मतलब गैस क्या होगी, इजीली लिक्विफाइबल होगी, है ना। देखो क्या है, एक मेरे पास लिक्विड है, वाटर है, इसके अंदर 2 बीकर थे मेरे पास, 2 बीकर थे, ठीक है। इसको इस बी वाले को वेपराइज करने के लिए ना मुझे टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा, मुझे टेम्परेचर क्या देना पड़ा, मोर देना पड़ा एज़ कम्पेयर टू दिस, है ना। मुझे टेम्परेचर मोर क्यों देना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे ना उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो अभी तो मुझे क्या देना पड़ा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, नीचे से जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो इनमें क्या बना था, बॉन्ड बन रहा था यहाँ पे,
पार्टिकल्स के बीच में, तो हमारा इसको मुझे इस लिक्विड को वेपराइज करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है। इससे मैं समझ जाऊँगी कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी पार्टिकल में, तभी मुझे अपना टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा, है ना। तो यहाँ पर भी यही बात है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब क्या है कि एक तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मतलब ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जो होगा वो हायर होगा, है ना। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स इजली लिक्विफाइबल गैसेस, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी मैंने तो बता दिया कि क्या होना, मोर होना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर किसके लिए है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर है तो वो क्या होंगी, मोर इजली लिक्विफाइबल होंगी, ठीक है। टेम्परेचर अगर मेरा ज़्यादा है, तो उसका मतलब पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब मुझे बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, ठीक है। सो अगर मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके लिए ज़्यादा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो गैसेज इजीली लिक्विफाइबल होंगी, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी से पास आ जाएंगे, लिक्विड में चले जाएंगे, है ना। तो वही गैसेज क्या होंगी, इजीली लिक्विफाइबल होंगी, मोर इजीली लिक्विफाइबल होंगी। मतलब क्या बात हुई कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ईजली द गैसेज विल बी लिक्विफाइड, उतनी जल्दी वो क्या हो जाएंगे, लिक्विफाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या तुमने याद रखना है, अब ये थोड़ा सा देखो। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतना लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा और उतना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज़्यादा है तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, तो और अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा किसके प्रोपोर्शनल, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के, तो मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चारों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हुई हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझना इस पॉइंट को, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर द मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी जल्दी वो पास आ जाएंगे, उतनी जल्दी वो लिक्विफाइड हो जाएंगी। और मोर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे रिलेट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के, तो मतलब उतनी जल्दी वो एड्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने तुम्हारे ग्राफिकली भी बता रखा, देखो ये बहुत सारी हमारी गैसेज हैं, ये क्रिटिकल टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब भी देखो बढ़ रही है, 4.7, 8.0, 9.2, 16.2, 48, 72, 180, 180, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इजीली लिक्विफाइबल होंगी, और इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के, तो मतलब वो एड्जॉर्ब भी जल्दी होंगी, ठीक है। तो जैसे तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करा, जितना अच्छे से मैं समझा सकती थी मैंने आपको क्लियर करा है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो फिर से आई एम रिपीटेड अगेन कि फिर से आप एक बार थोड़ा सा पोज करके इसको सुनिए, ठीक है। तो ये हो गए कुछ करेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो कुछ आगे बाकी वही सेम करेक्टरिस्टिक्स ही हैं, 2-4 और है। नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट का आपको पता है कि आपका एनिमल चारकोल होता है, सिलिका जेल होता है, दीज आर द एक्सीलेंट एड्जॉर्बेंट, ये क्या होते हैं, एक्सीलेंट एड्जॉर्बेंट होते हैं, है ना। तो डिपेंड करेगा कि आपका एड्जॉर्बेंट जो है वो कैसा है, अगर वो अच्छा एड्जॉर्बेंट है तो अच्छे से एड्जॉर्ब करवा लेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो ट्रांजिशन मेटल इन द फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, मैंने आपको बता दिया कि अगर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म है तो उस समय सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, है ना। दे आर द गुड एड्जॉर्बेंट ड्यू टू द वैकेंट और द हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। जो ट्रांजिशन मेटल होती है उनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वो अच्छे से करवा पाती हैं, बेटर एड्जॉर्बेंट होती हैं वो आपकी, ठीक है ना। एक्टिवेशन ऑफ द एड्जॉर्बेंट, एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि एड्जॉर्बिंग पावर, कि कितना अच्छे से आपका क्या कर सकता है एड्जॉर्बेंट, किसी एड्जॉर्बेंट को एड्जॉर्ब करवा सकता है। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डील्स विद द एड्जॉर्बिंग पावर। और आप एड्जॉर्बिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हो, सरफेस एरिया को बढ़ाकर या नंबर ऑफ पोर्स या वैकेंट साइड्स को इंक्रीज करके, है ना। अगर आपको एड्जॉर्बिंग पावर को इंक्रीज करवानी है, मतलब एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि एड्जॉर्बिंग पावर को इंक्रीज करवाना, और एड्जॉर्बिंग पावर को कैसे इंक्रीज करवा सकते हो, सरफेस एरिया को बढ़ाकर या नंबर ऑफ पोर्स को बढ़ाकर। उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, अभी मैंने बताया यहाँ पे वीक वन डबल फोर्सेस होती है तो इतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलेगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलेगी, और जनरली कितनी होगी 20 to 40, और ये रिवर्सिबल होता है, मतलब क्योंकि वीक वन डबल फोर्सेस है तो अगर एड्जॉर्ब हुआ है एड्जॉर्बेंट के ऊपर तो वो डिसॉर्प्शन के टाइम वापस भी बाहर निकल सकता है। ये पॉइंट मैं सारे डिफरेंस में समझा चुकी हूँ, वही पॉइंट है। नेचर ऑफ द मॉलिकुलर लेयर, यहाँ पे कौन सी लेयर बनती है, मल्टी मॉलिकुलर लेयर बनती है, क्योंकि यहाँ पे वीक वन डबल फोर्सेस है, 1, 2, 3 लेयर आपकी आसानी से बन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर बनेगी। अभी मैंने डिफरेंस के अंदर ये पॉइंट तुम्हें बताया था, देखो
ये वाला बताया था ना कि जो पहली लेयर है वो वीक वंडरबल फोर्सेस से बाउंड है, तो ये दूसरी लेयर को अट्रैक्ट कर सकती है, फिर तीसरी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो क्योंकि वीक है तो इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही के साथ केमिकल बॉन्ड बनना है, तो इसलिए यहाँ पे यूनिमॉलिकुलर लेयर की फॉर्मेशन होती थी केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर, है ना। आई इतनी बात समझ। तो ये था सारा फिजिकल एडसॉर्प्शन। उसके बाद केमिकल एडसॉर्प्शन में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वही डिफरेंस वाली हैं, कुछ खास नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो देखो आपका स्पेसिफिक इन नेचर इट इज़ हाईली स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जैसे कि देखो ऑक्सीजन इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द मेटल सर्फेस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्पेसिफिक क्यों है, बिकॉज देयर इज़ अ कंपाउंड फॉर्मेशन। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता, फिजिकल में कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता। सो ऑक्सीजन इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द मेटल सर्फेस बाय द फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनाता है, इसलिए कंपाउंड बना दिया, तो इसलिए ये एक तरह से क्या हुआ, स्पेसिफिक इन नेचर। नेचर में कैसा हुआ आपका, स्पेसिफिक हुआ। क्लियर इतनी बात। चलें आगे। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन यहाँ पे हाई होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, तो हीट जो निकलेगी बहुत ज़्यादा निकलेगी, 40 to 400। इरिवर्सिबल होता है, मतलब अब बता दिए ये पॉइंट भी तुम्हें मैंने, क्योंकि एक बार एड्जॉर्ब हो गया एड्जॉर्बेंट के ऊपर, तो वो दोबारा से वापस नहीं निकल सकता डिसॉर्प्शन के टाइम पे, मतलब जब तुम प्रेशर को क्या करोगे, रिड्यूस करवाओगे। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पर भी एड्सॉर्प्शन फास्ट होगा। यहाँ पे यूनिमॉलिकुलर लेयर बनती हैं, ये भी मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। एक बार फटाफट से गो थ्रू हो जाना इस सारे पॉइंट्स के ऊपर। देखो फिजिसॉर्प्शन एट द लो टेम्परेचर में चेंज इनटू द केमिसॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को आप केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी चेंज कर सकते हो। कब चेंज कर सकते हो, जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे। वेन एवर यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर द फिजिसॉर्प्शन इट विल चेंज इनटू द केमिकल एड्सॉर्प्शन। जैसे कोई जो डायहाइड्रोजन होता है पहले निकल के सरफेस पे लो टेम्परेचर पे वीक वंडरबल फोर्सेस से बाउंड होता है। ये मैंने तुम्हें समझाया था पिछले भी वीडियो में भी समझाया था, एक बार फिर थोड़ा सा बता देती हूँ मैं क्या है। ये देखो जैसे हमारी निकल मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, इसके पास क्या है, वैकेंट ड्यूअर मेटल है, तो इसलिए एक्सीलेंट एड्सॉर्बेंट है। इसके पास ये फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके पास, ये फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट है। तो पहले क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर आ रहा है इसकी सर्फेस के ऊपर, तो ये जाके क्या हुआ, फिजिकली एड्सॉर्ब हुआ। पहले क्या कैसे एड्सॉर्ब होता है, लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर ये पहले कैसे एड्सॉर्ब्ड होता है, फिजिकली एड्सॉर्ब्ड होता है लो टेम्परेचर पे। तो पहले ही फिजिकली एड्सॉर्ब्ड हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन के टाइम क्या होगा, ये जो पुराने बॉन्ड्स होंगे वो टूटेंगे, क्योंकि देखो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ठीक है। तो ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो ये पुराने बॉन्ड जो है वो तुम्हारे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और अब ये कुछ समथिंग लाइक ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, पुराने बॉन्ड टूट गए और ये नया बॉन्ड जो ये पहले मैंने डॉटेड से दिखाया वो बन गया, ठीक है। तो पहले क्या होता है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है इट इज़ फिजिकली एड्सॉर्ब्ड एट द लो टेम्परेचर, बट उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो ये पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बन जाएगा, तो केमिकली एड्सॉर्ब्ड हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में चेंज इनटू द केमिकल एड्सॉर्प्शन बाय चेंजिंग द टेम्परेचर को चेंज करके, ठीक है। एज अ टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर में क्या करोगे तुम, इंक्रीज करवाओगे, ठीक है। क्लियर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गया। उसके बाद देखो कंपीटिंग एड्सॉर्प्शन एक टर्म है, देखो इट मीन्स मोर एड्जॉर्ब जो गैसेस होती हैं वो लेस एड्जॉर्ब गैसेस को सरफेस से रिमूव कर सकती हैं, ठीक है। और मोर एड्जॉर्ब मतलब क्या है कि जो पॉइजनस गैसेस होती है ना वो लेस पॉइजनस गैसेस को चारकोल की सरफेस से इजीली रिमूव कर सकती हैं, इसको बोलते हैं कंपीटिंग एड्सॉर्प्शन। मतलब जो अच्छे से एड्जॉर्ब होती हैं वो लेस एड्जॉर्बेबल गैसेस को अपनी सरफेस से रिमूव कर सकती हैं। मतलब मोर एड्जॉर्ब कौन सी, मतलब पॉइजनस गैसेस। तो पॉइजनस गैसेस में ईजिली डिस्प्लेस द लेस पॉइजनस गैसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है जैसे मोर एड्जॉर्ब कौन सी होती है, जैसे SO2 है, NH3 है, HCl है, ये मोर एड्जॉर्बेबल गैसेज होती हैं। दे कैन ईजिली डिस्प्लेस द लेस एड्जॉर्बेबल गैसेज, दिस इज नोन एज अ कंपीटिंग एड्सॉर्प्शन, ठीक है। उसका नोट देखो, द वंडरबल फोर्सेज वीकन विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके वंडरबल फोर्सेज क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, मतलब वहाँ पे केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लग जाएगा। अभी बताया ना फिजिकल एड्सॉर्प्शन चेंज इन द केमिकल एड्सॉर्प्शन एट द टेम्परेचर इंक्रीज। फिजिकल में वंडरबल फोर्सेज होती है, केमिकल में केमिकल बॉन्ड होता है। तो तुम्हारी जो
वनडेबल फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, वीकन हो जाती हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। और प्लेटिनम पैलेडियम, ये तुम्हें पता ही है, ये प्लेटिनम पैलेडियम इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ होते हैं। कहाँ पे यूज़ होते हैं, मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था, तो उसमें मैंने तुम्हें प्लेटिनम के बारे में बताया था। प्लेटिनम का फॉयल होता है नीचे सेंटर में, तो उसी कंस्ट्रक्शन में देखना वहाँ पर, अगर याद ना हो तो। प्लेटिनम पैलेडियम आर यूज एज इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस बिकॉज दे कैन ईजिली एब्जॉर्ब द हाइड्रोजन गैस। तो वहाँ पे वो पहले क्या करती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट याद हो तो वहाँ देखना, तो पहले वो हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड अपने सरफेस के ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, यू शुड नो अबाउट इट। सो दिस इज़ होल अबाउट द फिजिक्स ऑप्शन एंड द केमिकल एब्जॉर्प्शन। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश करी है आपको। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रह गया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लेना। इफ़ यू लाइक दिस, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, because in one video there is a lot of force is acting in the formation of a long video, ठीक है। So if you like it, so please like it, share it, subscribe it, and if you did not subscribe the channel yet, so please subscribe it so that you will get the notification whenever a new video is uploaded, okay। इससे आगे हम will continue in the next video, till then study this, ठीक है। Okay, thank you all.